खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तरकाशी के सिलक्यान टनल हादसे को लेकर अब विपक्षी ने कांग्रेस पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने आरोप लगाया है कि टनल के काम में लापरवाही हो रही थी और तभी काम के दौरान जो हुम पाइप सुरंग में लगाए जाने थे वे नहीं लगाए गए, जिसके कारण 3 दिन से रेस्क्यू के कारण भी मजदूरों को निकाला नहीं जा सका। अगर हायुम पाइप लगाए जाते हैं तो ऐसा नहीं होता। जी निश्चित ही रेहड़ी की घटना में आपने देखा कि किस तरीके से हिल हुज्जत हुई और जब बॉडीज प्राप्त हुई तो उसमें से कुछ एक बॉडी ऐसी थी जो 8 या 10 घंटे पहले ही जिनकी मृत्यु हुई थी। अगर उसको हम 2-3 दिन पहले अगर हम डिस्क्लोज कर दे, खोल लेते तो वो कुछ लोगों की जान बच सकती थी। और लगातार आप चाहे वो मीडिया है, चाहे मैं हूं, चाहे अन्य लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, वो लगातार अनकंट्रोल ब्लास्टिंग को लेकर मुखर रहे हैं। आप देख रहे हो मेरे जितने इंटरव्यूज आपने लिए हैं, मैं पिछले 1-1.5 साल से अनकंट्रोल ब्लास्टिंग की बात कर रहा हूं, क्योंकि जब ये टनल्स की सुविधा दी गई तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो रूल्स हैं दिल्ली से, उसमें साफ साफ है कि कंट्रोल ब्लास्टिंग ही पर्वतीय क्षेत्र में, खासकर हमारा जो हिमालय है नया है, इस क्षेत्र में कंट्रोल ब्लास्टिंग के माध्यम से ही ये काम होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीने का समय बचा है, लेकिन गढ़वाल संसदीय सीट पर सियासत तेज अभी से गरमाने लगी है। गढ़वाल संसदीय सीट से बीजेपी सांसद तीरथ सिंह रावत एक बार फिर साल 2024 एक बार फिर मोदी मैजिक चलाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस मोदी सरकार के नाकामियों को गिना रही है। वहीं 2024 में लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस के दावेदार अभी से अपनी ताल ठोक रहे हैं और यहां से पूर्व आईपीएस सुंदरलाल मुयाल का कहना है कि कांग्रेस हाईकमान ने गढ़वाल संसदीय सीट से उन पर भरोसा जताया तो गढ़वाल संसदीय सीट कांग्रेस के पाले में होगी। हालांकि वर्ष 2017 और वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस नेता और पूर्व आईपीएस सुंदरलाल मुयाल टिकट की आश कांग्रेस हाईकमान से लगा रहे थे और लेकिन टिकट न मिलने के बाद एक बार फिर वे 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हाईकमान से टिकट की आस लगा रहे हैं, लेकिन जनता 2024 में बीजेपी को सबक सिखाएगी। वहीं देवप्रयाग से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे के बाद भाजपा की राह चुनाव में आसान हो जाएगी। वोट ये तीरथ सिंह रावत जी की वजह से निगेटिव वोट पड़ेंगे और हमारा कांग्रेस कैंडिडेट जीतेगा। मैं भी दावेदारी करूंगा। मुझे भी टिकट अगर हाईकमांड ने टिकट दे दिया तो मैं भी उसमें दावेदारी करके चुनाव मैदान में उतरूंगा। प्रतिनिधित्व करता हूं तो यहाँ क्षेत्र के लोगों के साथ मिल बैठ करके हम यहाँ के विकास की योजनाएं बनाएंगे और यहाँ की विकास की योजना, आप पत्रकार बंधु जितने भी हैं, प्रेस रिपोर्टर हैं, चैनल वाले हैं, मैं सभी से संपर्क करके यहाँ की बार एसोसिएशन वाले हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, सबसे मिलजुल करके बैठ के इस क्षेत्र के विकास के लिए हम कार्य करेंगे। उत्तराखंड की 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पुनः जीत, रिकॉर्ड वोटों से जीत आज करिए। आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अभी कुछ दिन पहले पिथौरागढ़ में आए, पब्लिक का क्या प्यार, क्या उमार था। और निश्चित तौर पर जो 2024 के जो लोकसभा चुनाव विकास के नाम पर होगा, आप ऑलवेजर के नाम पर होगा, आपके रेलवे के नाम पे होगा। बहुत सारे संस्थान भारत सरकार ने उत्तराखंड में खोले, बहुत सारी परियोजनाएं उत्तराखंड को दी है। तो निश्चित तौर में लगता हूँ कि पूर्णतः जो है उत्तराखंड में 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एक बार पुनः तीसरी बार जो है प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेगा। मेरा आना जाना पहले से ही रहा है, कोई नई बात नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर जो समय रहता है जो छोड़ करके शेष बाकी मैं क्षेत्र में घूमता रहा हूँ। यहाँ से नहीं, पहले से मेरा एक रहा है, बल्कि मैं तो कहता हूँ समय कम मिलता है पार्लियामेंट के कारण लगातार एक 1-1.5 महीने का हाउस चलना और नियमित इस तरह से चलता है। फिर कमेटियों का दौरा होना, एडमिनिस्ट्रेटिव में अध्ययन दल हमारा जाता है, हर 10-15 दिन बाद कमेटी की मीटिंग दिल्ली में होती है। तो
हिसाब से समय कम मिल पाता है, लेकिन जो समय मिलता है वो मेरा क्षेत्र के लिए होता है, जनता के लिए होता है और यहाँ के विकास के कार्यों को होता है। ये अपना है तो नई बात नहीं, अभी मैं लगातार शायद कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ मैं न गया। उत्तरकाशी के ब्रह्माखाल बडकोट के बीच सुरंग धंसने के कारण टनल में 25 श्रमिकों को बाहर निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि प्लान ए, बी और सी के तहत काम किया जा रहा है। उन्होंने अगले 24 घंटे के अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का दावा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्लान ये है कि मजदूरों को ऑक्सीजन, पानी और भोजन आदि पहुंचाया जाए और इसके साथ ही प्लान बी के तहत मलबा को हटाने की प्रक्रिया लगातार जारी है और तीसरा प्लान ये है कि ड्रिल करके वहां पर बड़ी बड़ी पाइपों को भेजा जाए जिसके सहारे वहां पर फंसे मजदूरों को बाहर निकल सके। साथ में चलती है, जो मशीन है वो पाइप साथ में डालती जाती है, तो वो साइमल्टेनियसली। कितना वक्त लगेगा लगभग ये मान के चलें कि निकालने? 24 से 30 घंटे का उन्होंने समय रखा है। देखते हैं, अगर जैसे अंदर जब हम बोर करना शुरू करेंगे, मशीन से ड्रिल करना शुरू करेंगे मलबा के बीच से, तो कोई अगर समस्या नहीं आई तो 24 घंटे में हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि बीच में जैसे ऊपर से जो लोहा दबा है, जो रिब डाला हुआ था वो भी कोलैप्स किया है, वो अगर बीच में आता है तो उसको हटाने में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं 24 मैक्सिमम 30 घंटे में हम कार्रवाई पूर्ण कर लेंगे। प्रधानमंत्री गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान धाम में सैकड़ों तीर्थ यात्री मौजूद रहे। कपाट बंदी के अवसर पर सिलक्यारा सुरंग में फंसे लोगों की कुशलता और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे अभियान की सफलता की कामना भी की गई है। धार्मिक परंपरा के अनुसार अन्नकूट पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में कपाट बंद किए गए और इस अवसर पर 5 गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष रावल हरीश सेमवाल और सचिव सुरेश सेमवाल समेत अन्य तीर्थ पुरोहित उपस्थित रहे। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा की उत्सव डोली की यात्रा गंगोत्री धाम से शीतकालीन पड़ाव मुखबा के प्रस्थान करवाया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड पवेलियन हॉल नंबर 5 पर प्रतिभाग किया जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड पवेलियन के निदेशक प्रदीप नेगी ने बताया कि राज्य के पवेलियन में कुल 36 स्टॉल लगे हैं, जिसमें उत्तराखंड हथकरघा और हस्तशिल्प विकास परिषद के अधीन हिमाद्री का भी स्टॉल लगा है। बता दें कि इस वर्ष भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम वसुधैव कुटुंबकम है और मेले में फोकस राज्यों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर और झारखंड, पार्टनर राज्यों में बिहार और केरल के रूप में प्रतिभाग कर रहा है। लोकेशन क्या थी? चलिए सीधे चलते हैं आपको पिथौरागढ़, जहां पर जो जीबी का सीएम धामी ने उद्घाटन किया, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे पिथौरागढ़ जनपद के जिलाधिकारी रीना जी, एसपी लोकेश्वर जी और हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल से आए हुए सीडीओ किरण जी और वहां के एसपी डम्बर जी, मंच पर उपस्थित हमारे राजा साहब, जिनका बहुत ही इस मेले से हम लोगों का बड़ा मैं कहूँ कि एक बहुत ही पौराणिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है, रिश्ता है। हमारे मंडल अध्यक्ष प्रमोद रवि जी, गंगोत्री भटाल जी, जिला पंचायत सदस्य,
वीरेंद्र बोरा जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, राजेश्वरी देवी जी, नगर पालिका अध्यक्ष काटला, कमला चिठाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष विजयहट, महेंद्र बुडियाल जी, अशोक मडियाल जी, लीला बंदियाल जी एवं आए हमारे सभी भाई और लड़की एवं सभी आए हुए हमारे सभी नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी ब्लॉक प्रमुखगण, सभी ग्राम प्रधान और इस बहुत 110 साल पुराने समय से चले आ रहे मेले के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित हमारे सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों, हमारे विद्यालय से आए हुए सभी हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आयोजक समिति के सभी पदाधिकारीगण, हमारे पत्रकार बंधु, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और जितने भी माध्यम हमारे मीडिया के हैं, ऐसे सभी बंधु एवं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने यहाँ पर हम सभी लोगों का यहाँ पहुँचने पर बहुत जोरदार स्वागत किया है, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। ये जो हमारा मेला है, भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक जो मेलजोल है, इस मेलजोल को बढ़ाने का काम इस मेले के भव्य आयोजन से होता आया है। उसी को आप सबके माध्यम से भी आज आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, इसलिए मैं आप सबको इस मेले के आयोजन के लिए, इसके शुभारंभ के लिए आप सबको ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आपने हमेशा मेरे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और आज भी आप सबका ये प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद है कि आज अत्यधिक व्यस्तता होने के बावजूद भी मैं अपने आप को आप सबके बीच में इस मेले के उद्घाटन अवसर पर आने से रोक नहीं पाया और आप सबके बीच में आया। ये आप सबका अपनत्व है और इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मुझे बचपन से ही जो हमारे ये मेला है, अभी मैं भाई अजय टमटा जी से रास्ते में आते हुए हंसेश्वर धाम की बात, काली की बात, गौरी की बात, काली गंगा और गौरी गंगा की बात करते हुए यहाँ तक पहुंच रहा था, क्योंकि ये जो हंसेश्वर धाम है इस मेले के नजदीक का, वो हमेशा से मेरे भी पूर्वजों का तीर्थ स्थान रहा है, इसलिए मैं इस हंसेश्वर धाम को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और यहाँ के त्योहार, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के मेलों को मुझे बहुत नजदीक से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं आपको सच बताऊं तो बचपन से ही मुझे मेलों में जाने का बहुत शौक था। पहले यहाँ मेलों में जब लोग पहुंचते थे तो वो सवेरे से चलते थे, शाम को मेले में रहते थे और कई कई दिनों तक मुझे याद है बचपन में। अब तो पता नहीं, क्योंकि अब सब समय बदल गया, अब संचार की क्रांति आ गई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग आ गया, तो अब मैं समझता हूँ मेले का जो स्वरूप है वो भी बदल गया। लेकिन पहले के समय में कई कई दिनों तक लोग इन मेलों में ही रहते थे, एक दिन आते थे और 10-10 दिन तक मेलों में रहते थे। तो ऐसा ये जोलजीबी का मेला होता है, तो मेलों में जाने का मुझे भी बचपन से बहुत शौक रहा है। तो इसलिए मैं जब भी जोलजीबी मेले का नाम आता है तो मैं सोचता हूँ कि जो है, चाहे आप कहीं का कार्यक्रम कट जाए, थोड़ा देर भी हो जाए, लेकिन मैं आप सबके बीच में आकर मैं स्वयं भी बहुत प्रफुल्लित महसूस करता हूँ, अपने आप को बहुत ही ऊर्जान्वित महसूस करता हूँ। भाइयों बहनों, यह मेला हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास में तो अपना जो एक स्थान है, एक विशिष्ट स्थान रखता ही है। साथ ही ये भारत, नेपाल वह पहले के समय में तिब्बत के जो व्यापारी थे, उस व्यापारियों को भी अपना जो व्यापार है
उस व्यापार को बढ़ाने का भी एक अवसर प्रदान करता है। पहले के समय में तो बहुत व्यापार होता था, लेकिन अब समय बदल गया है। तो अब हमारे राज्य के और भारत सरकार के, राज्य सरकार के बहुत सारे जो विभाग हैं, उन मेलों में इसमें अलग अलग तरह से प्रतिभाग करते हैं। हम लोग अभी देखते हुए आ रहे थे कि बहुत सारे स्टॉल अलग अलग तरीके से लगे हैं। और भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, यह मेला जो हमारे भारत और नेपाल की मिली जुली जो संस्कृति है, उसको भी अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करता है। हम जानते हैं हमारे नेपाल सरकार का भी और हमारे सीडीओ और वहाँ के एसपी साहब आए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं नेपाल के साथ जो हमारा संबंध है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो किसी से बधा हुआ भी नहीं है, वो किन्हीं दबावों के कारण से भी नहीं है। हमारा उनके साथ एक पीढ़ी दर पीढ़ी का रिश्ता है, रोटी बेटी का रिश्ता है। और आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल की जो मित्रता है वो लगातार और प्रगाढ़ हुई है। बीच के दिनों में जरूर मैं समझता हूं कि एक सामान्य सा वो रहा, लेकिन धीरे धीरे नेपाल में भी आज और भारत में भी जो इस संबंध है, इस संबंध को कोई खत्म नहीं कर सकता है। हमारी एक जैसी पूजा पद्धति है, एक जैसा रहन सहन है, एक जैसा हमारा, कितने मैं देखता हूँ यहाँ धारचूला से, अभी इधर धारचूला है, उधर धारचूला है, इधर झूला घाट है, तो उधर कौन सा है जिसको झूला घाट ही है, उधर बैतड़ी है, पंचेश्वर से लगा हुआ सारा, उधर महेंद्र नगर, धनगढ़ी, कंचनपुर, ये सारा का सारा इलाका जो वहाँ बनबसा खटीमा से भी इधर को आते हुए, खटीमा से लेकर यहाँ तक बिल्कुल ये लास्ट बॉर्डर जहाँ तक ये हमारा काली महाकाली का जो बॉर्डर है। और मैं देखता था, चूंकि बचपन में मैं तो जहाँ इस जनपद में पैदा हुआ तो उधर खटीमा में बड़ा हुआ, तो दोनों ही जगह मैंने देखा दिन भर में कितनी बात नेपाल से यहाँ आती थी, भारत में आती थी और भारत से नेपाल में जाती थी। कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन कई बरातें यहाँ से वहां न जाती हूँ। तो इस प्रकार का जुड़ाव है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत और नेपाल की जो आस्था, अस्मिता और अपनेपन की ऐतिहासिक साझेदारी को अटूट शक्ति के रूप में फिर से पुनर्स्थापित करने का काम हो रहा है। उत्तराखंड में जहां आदि कैलाश है, बाबा केदार हैं, वहीं नेपाल में हम सब के आस्था और श्रद्धा का स्थान भगवान पशुपतिनाथ जी विराजमान है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये जो संबंध है, ये जो भाव है, ये जो उभरा है, वो अद्वितीय है। उसकी मैं समझता हूं कि व्याख्या बहुत आसान नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि वर्षों से जोजीबी का यह मेला भारत और नेपाल के बीच अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ आर्थिक संबंधों को भी बढ़ाने में विशेष इसकी भूमिका रहती है और ये हमेशा विशेष काम करता है। मुझे भाइयों बहनों, मुझे आज प्रसन्नता है कि यह सांस्कृतिक जो मेला है, ये हमारी जो विलुप्त होती हुई सांस्कृतिक धरोहर है, लोक विरासत है, उसको भी कहीं न कहीं, लोक संस्कृति को भी एक संरक्षण प्रदान करता है। और आने वाली पीढ़ी जो लगातार कहीं न कहीं आज आधुनिकता के युग में आगे जा रही है, बहुत सारी नवाचार कर रही है, नए नए काम कर रही है, नए नए आविष्कार कर रही है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वह अपनी जड़ों से, हमारी जो धरोहर है, हमारे पूर्वजों के द्वारा जिसके बारे में अजय टम्टा जी कह रहे थे, उससे भी जुड़े रहे, अपनी जड़ों से भी जुड़े रहने का काम ये मेला बहुत बखूबी करता है। और लोक संस्कृति जो हमारी संस्कृति है, यह मैं देख रहा था वहां बड़े वाले दम्बू बजा रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अभी जो आदि कैलाश और गुंजी दोनों स्थानों पर ये दम्बू भी बजाने का काम किया। वो कहीं न कहीं हमारी संस्कृति को पूरे विश्व के अंदर ले जाने का काम उनके माध्यम से हुआ। तो ये संस्कृति हमारी आने वाली पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी ये आगे बढ़नी चाहिए, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होनी चाहिए। आज राष्ट्र और संस्कृति को प्रत्यक्ष रूप से जो जानने का अवसर प्रदान करने वाला ये मेला जो है, हमारा सांस्कृतिक मेला,
निश्चित रूप से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी एक सबको जोड़ने का काम, सामाजिक समरसता का काम, सब में एक भाव लाने का काम और उसको उन रिश्तों को मजबूत करने का काम करेगा। ऐसे सांस्कृतिक आयोजन के माध्यम से हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं, राज्य के कलाकार हैं, उनको भी एक मंच प्रदान होता है, एक मंच मिलता है और उनके अंदर जो प्रतिभा है, क्षमता है, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उनकी कला, उनकी मेहनत, उनके अंदर जो प्रतिभा है, उसको कहीं न कहीं हम सब लोग जब उनको देखते हैं, ऐसे मंचों पर तालियां बजाते हैं, उनके लिए जो है थोड़ा प्रोत्साहन करते हैं, तो उनको भी बहुत ऊर्जा उनको मिलती है, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड ही नहीं, पूरा विश्व, आज पूरे विश्व में हमारे देश का जो सांस्कृतिक वैभव है वो लगातार बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कहीं न कहीं उत्तराखंड की सरकार, डबल इंजन की सरकार, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सार्थक काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, विकास के काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले हर व्यक्ति को हर सुविधा पहुंचे, हर जरूरत की चीजें पहुंचे, हर आवश्यकताएं उसकी पूरी हों। शिक्षा मूल विषय हैं, वो सारे मूल विषय उन सब तक पहुंचे, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, उसको हम काम करेंगे। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमारी सरकार ने विकास कार्यों के एक नई श्रृंखला स्थापित करने का कार्य किया है। अभी अजय टमटा जी ने, हमारे किशनदा ने बहुत सारी बातें बताई हैं और भी बहुत सारे इन क्षेत्रों के जो प्रस्ताव हैं, आपने देखा होगा, चाहे आज पिथौरागढ़ जनपद का हमारा कोई भी इलाका हो, जितने प्रस्ताव हमारे सामने आ रहे हैं या जो भी जरूरत है, बहुत टेढ़े जो मामले जो भारत सरकार में, वन विभाग में ऐसे लंबित मामले न हो, जहां पर जैसे हमारे धनसिंह जी ने कहा कि एक हमारा ब्रह्म कनार वाला जो मामला है उसको भी हम लोग प्राथमिकता से लेंगे। ऐसे कठिन मामले भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो जरूरत की चीजें हैं जिनको आसानी से हल किया जा सकता है, हमने उसको प्राथमिकता में लिया है और हम उसको प्राथमिकता से करेंगे। और पिथौरागढ़ जनपद फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hey, Mom. Hey.